देखिए बच्चों, हम लोग यूनिट नंबर 13 हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा कि एल्केन किस किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। और देखिए आज हम लोग बात करेंगे एल्केनों में संरूपण के बारे में। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिए संरूपण, देखिए समझिएगा सबसे पहले कि ये संरूपण होता क्या है। कार्बन कार्बन एकल बंध के मुक्त घूर्णन के फलस्वरूप बनने वाली अणु की व्यवस्थाएं संरूपण कहलाती है। देखिए बच्चों होता क्या है, जो कार्बन कार्बन एकल बंध है तो कार्बन कार्बन एकल बंध के मुक्त घूर्णन के कारण जो संरचनाएं बनती है, या हम बोल सकते हैं कि जो अणु में अलग अलग व्यवस्थाएं बनती है, उन अलग अलग व्यवस्थाओं को ही हम क्या बोलते हैं, संरूपण कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, संरूपण त्रिविम विन्यास बनाती है। इन्हें संरूपणीय समावयव या घूर्णी समावयव भी कहते हैं। और देखिए समझिए यहाँ पर कि जो संरूपण त्रिविम विन्यास बनता है, यानी कहने का मतलब है जो ये संरूपण है इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के त्रिविम विन्यास बनते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है, संरूपणीय समावयव या घूर्णी समावयव भी कहते हैं। आगे देखिए, यहाँ कार्बन कार्बन आबंध के, यानी कार्बन एकल बंध कार्बन आबंध के घूर्णन के कारण असंख्य संरूपण संभव है। और देखिए बच्चों क्या होता है, देखिए बच्चों समझिए यहाँ पे अगर हम एल्केन की बात करें तो एल्केन में हमें पता है कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बंध होता है। देखिए बच्चों होता क्या है, जो ये कार्बन कार्बन एकल बंध है या सिंगल बंध है, इसमें घूर्णन होता है, यानी ये घूमता है, इसमें घूर्णन होता है और इसके कारण अणु की अलग अलग व्यवस्थाएं बनती है, या हम बोल सकते हैं किसी अणु की अलग अलग त्रिविम व्यवस्थाएं बनती है। इसके कारण क्या होता है, असंख्य संरूपण बन सकते हैं। कार्बन कार्बन एकल आबंध का घूर्णन पूर्णतः मुक्त नहीं होता है। और देखिए तो यहाँ पे एक समझने वाला पॉइंट है कि भाई जो कार्बन कार्बन एकल बंध है तो ये जो घूर्णन होता है ये पूर्ण रूप से मुक्त नहीं होता, यह प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रिया के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रिया। यानी होता क्या है, देखिए इसमें निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं के मध्य जो क्षीण बल उत्पन्न होता है उसे मरोड़ी विकृति कहते हैं। देखिए जो होता क्या है भाई, मान लीजिए निकटवर्ती कार्बन है तो निकटवर्ती जो कार्बन है उन पे उपस्थित जो समूह है उन समूहों के बीच में कोई प्रतिकर्षण बल होता है, यानी कोई ना कोई वहाँ पे प्रतिकर्षण बल होता है, एक या हम बोल सकते हैं एक क्षीण बल होता है। और इसी के कारण क्या होता है, जो कार्बन कार्बन मुक्त घूर्णन है उन पे क्या होती है, कोई क्रिया लगती है, हम बोल सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो कार्बन कार्बन एकल बंध है ये घूर्णन पूर्णतः मुक्त नहीं होता है और इसे क्या कहा जाता है, मरोड़ी विकृति। क्लियर है यहाँ तक का। आगे देखिए, अब देखिए एथेन के संरूपण, हम बच्चों अब यहाँ पे एथेन के संरूपण के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए बच्चों एथेन आपको पता है, एथेन होता है CH3CH3, ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6, ये हमारा एथेन है। तो इस एथेन में हम संरूपण के बारे में बात करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, एथेन में कार्बन कार्बन अक्ष के सापेक्ष घूर्णन से असंख्य संरूपण बनते हैं। देखिए बच्चों होता क्या है, जो कार्बन कार्बन अक्ष है, देखिए तो समझिए यहाँ पर ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, इससे भी 3 समूह जुड़े हुए होते हैं और इससे भी 3 समूह जुड़े हुए होते हैं। भाई क्या है, भाई एथेन की हम लोग बात करें तो ये कार्बन 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 के बीच में सिंगल बंध है, इस कार्बन से भी 3 समूह। अब हम एथेन की बात करें तो एथेन में ये 3 समूह क्या होंगे, हाइड्रोजन, और इसमें ये 3 समूह क्या होंगे, हाइड्रोजन। यानी कहने का मतलब है कि प्रत्येक कार्बन 3-3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। भाई यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ऐसे यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। क्लियर है। तो देखिए बच्चों होता क्या है कि जो कार्बन कार्बन अक्ष है इसके सापेक्ष क्या होता है, घूर्णन होता है। घूर्णन होता है जिससे असंख्य संरूपण बनते हैं, या हम बोल सकते हैं कि अणु की अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं बनती है। इनमें से 2 संरूपण मुख्य होते हैं जो निम्न है। और देखिए बच्चों, जो ये असंख्य संरूपण बनते हैं इनमें से 2 ही संरूपण ऐसे होते हैं जो कि मुख्य होते हैं, जिनके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। जिसमें से पहला है ग्रसित संरूपण। देखिए बच्चों, ग्रसित संरूपण को ग्रस्त संरूपण भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे और क्या बोल सकते हैं, ग्रसित को ग्रस्त संरूपण भी इसे कह सकते हैं। कंफ्यूजन में नहीं होना है, बात एक ही है। तो हम बात कर रहे हैं ग्रसित संरूपण के बारे में। देखिए एथेन के ग्रसित संरूपण में एक कार्बन के तीनों हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन के तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं के अधिक पास होते हैं। समझे यहाँ पर होता क्या है भाई, ग्रसित संरूपण में क्या होता है, एक कार्बन के तीनों हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन के तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं के अधिक पास होते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि
अर्थात इनमें द्वितल कोण क्या होता है, 0 डिग्री का होता है, यानी बहुत ही पास पास होते हैं। द्वितल कोण क्या होता है इनमें, 0 डिग्री का। और देखिए यह संरूपण कम स्थायी होता है, और यह संरूपण क्या होता है, बहुत ही कम स्थायी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रसित संरूपण में क्या होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि एक कार्बन के तीनों हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन के तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं से ग्रस्त रहते हैं, ये भी हम कह सकते हैं, या एक दूसरे के बहुत ही निकटवर्ती रहते हैं। इसमें द्वितल कोण कितना होता है, 0 डिग्री का होता है। क्लियर है यहाँ तक की बात? आगे देखिए, अब हम सांतरित संरूपण के बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई सांतरित संरूपण क्या होता है। समझिए यहाँ पे, सांतरित संरूपण में एक कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं से अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं। समझिए बच्चों, इसमें क्या होता है सांतरित संरूपण में, भाई इसमें एक कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं से अधिकतम दूरी पर होते हैं। और देखिए इसमें हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य वाली सीध में स्थित रहता है। और समझिए इसमें होता क्या है कि जो एक कार्बन के जो हाइड्रोजन परमाणु हैं वो दूसरे कार्बन के जो हाइड्रोजन परमाणु है, तो उनमें व्यवस्था कैसी होती है कि जो एक कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु है वो दूसरे कार्बन के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच की जो मध्य वाली अवस्था है वहाँ पे स्थित होता है। आगे देखिए, इसके अतिरिक्त कोई भी मध्यवर्ती संरूपण विषम तलीय संरूपण कहलाता है। देखिए बच्चों, हम लोगों ने जो 2 संरूपण पढ़े हैं, एक तो ग्रसित और दूसरा सांतरित, इनके अलावा जो अन्य व्यवस्थाएं बनती है या अन्य संरूपण बनते हैं, यानी अन्य जो मध्यवर्ती संरूपण बनते हैं उन्हें हम विषम तलीय संरूपण कहते हैं। आगे देखिए, ग्रस्त तथा सांतरित संरूपणों को सोहार्स तथा न्यूमैन प्रक्षेपण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए बच्चों, हमने ये 2 जो व्यवस्थाएं हैं, ये हम बोल सकते हैं कि हमने 2 संरूपण पढ़ लिया है। एक तो ग्रस्त संरूपण जिसे ग्रसित संरूपण भी कहा जाता है, दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया है सांतरित संरूपण। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों प्रकार के संरूपणों को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए, इनको प्रदर्शित करने के 2 तरीके हैं, एक तो सोहार्स प्रक्षेपण है, दूसरा क्या है, न्यूमैन प्रक्षेपण। और देखिए बच्चों, परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है तो हमें पता होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले सोहार्स प्रक्षेपण के बारे में हम लोग बात करेंगे कि सोहार्स प्रक्षेपण क्या होता है। समझिएगा बच्चों, इस प्रक्षेपण में अणु को आणविक अक्ष की दिशा में देखा जाता है। समझिए यहाँ पर किस प्रक्षेपण में क्या होता है, जो भी अणु होता है उसे आणविक अक्ष की दिशा में देखा जाता है। और देखिए, कागज पर केंद्रीय कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन आबंध को दिखाने के लिए दाईं या बाईं ओर झुकी हुई एक सीधी रेखा खींची जाती है। और समझिए बच्चों, इसमें जो कार्बन कार्बन सिंगल बंध है इसको दर्शाने के लिए क्या किया जाता है, इस तरीके से, देखिए या तो इस तरीके से या इस तरीके से क्या की जाती है, एक झुकी हुई जो रेखा है, देखिए यहाँ पे झुकी हुई रेखा हो गई ना, दाईं या बाईं ओर झुकी हुई जो सीधी रेखा है उसके द्वारा कार्बन कार्बन सिंगल बंध को प्रदर्शित किया जाता है। या तो इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं या इस तरीके से। ठीक है, देखिए बच्चों कैसे भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इस रेखा को कुछ लंबा बनाया जाता है, आगे वाले कार्बन को नीचे बाईं ओर तथा पीछे वाले कार्बन को ऊपर दाईं ओर से प्रदर्शित करते हैं। अब समझिए बच्चों, यहाँ पे वही आगे वाले कार्बन को नीचे की ओर बाईं ओर दिखाया जाता है और पीछे वाले कार्बन को ऊपर की ओर दाईं ओर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रत्येक कार्बन से संलग्न 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को 3 रेखाएं खींचकर दिखाया जाता है। अब समझो, तो यहाँ पे मान लीजिए कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब इस कार्बन से जुड़े हुए जो 3 हाइड्रोजन परमाणु हैं, देखिए अगर हम एथेन की बात करें, यहाँ पे भाई हम एथेन के संरूपण पढ़ रहे हैं, तो देखिए इस कार्बन से जुड़े हुए 3 हाइड्रोजनों को हम किस तरीके से दिखाएंगे, इस तरीके से रेखा खींचकर। ठीक है, यानी इस कार्बन से इस तरीके से 3 रेखाएं खींचकर हम तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं को बताएंगे। और इनके बीच में देखिए, इन तीनों रेखाओं के बीच में जो कोण होता है ये कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का। यानी इस तरीके से हम सोहार्स प्रक्षेपण बनाते हैं। और इसी तरीके से इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन से भी देखिए ये इस तरीके से 3 क्या जुड़े हुए रहते हैं, हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। तो आया समझ में कि इस तरीके से हम किसको दिखाते हैं, सोहार्स प्रक्षेपण को। अब देखिए बच्चों, सोहार्स प्रक्षेपण तो जो हमने आणविक व्यवस्थाएं पढ़ी थी, या हम बोल सकते हैं जो हमने संरूपण पढ़े थे, उनको प्रदर्शित करने का तरीका है। अब हम ये देख लेते हैं कि ग्रस्त और जो सांद्रित संरूपण है उन्हें हम सोहार्स प्रक्षेपण के द्वारा कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा,
देखिए ये एथेन के सोहार्स प्रक्षेपण सूत्र है। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये ग्रसित संरूपण है। इसमें देखिए एक टेढ़ी रेखा के द्वारा, देखिए इस तरीके से टेढ़ी है बोल सकते हैं, या हम तिरछी रेखा बोल सकते हैं। भाई तिरछी रेखा के द्वारा देखिए कार्बन कार्बन, ये पॉइंट कार्बन को और ये पॉइंट भी कार्बन को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे कार्बन कार्बन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको केवल समझा रही हूँ कि ये पॉइंट क्या प्रदर्शित करता है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पे कार्बन को प्रदर्शित करते हैं, तिरछी रेखा के द्वारा हम दर्शाते हैं। और देखिए इस कार्बन से जुड़े हुए 1 2 3, ये 3 हाइड्रोजन हो गए, और इसमें भी 1 2 3 हाइड्रोजन हो गए। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे इस कार्बन का एक हाइड्रोजन इधर है, तो इस कार्बन का भी एक हाइड्रोजन इधर है। इस कार्बन का दूसरा हाइड्रोजन इधर है, इस कार्बन का भी दूसरा हाइड्रोजन इधर है, और इस कार्बन का तीसरा हाइड्रोजन इधर है, इधर की तरफ, तो इसका भी तीसरा हाइड्रोजन किधर है, इधर की तरफ। यानी कहने का मतलब है कि इस कार्बन के और इस कार्बन के हाइड्रोजन के बीच में अगर हम द्वितल कोण की बात करें तो वो द्वितल कोण कितना होगा, 0 डिग्री का होगा। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, ग्रसित संरूपण हो गया। अगर इसी को हम सांत्रित रूप में प्रदर्शित करें तो देखिए बच्चों, हमने क्या देखा था कि सांत्रित रूप में क्या होते हैं, दोनों कार्बन के जो हाइड्रोजन परमाणु हैं वो अधिकतम दूरी पर होते हैं। तो देखिए सांत्रित संरूपण में भी हमने क्या किया, ये तिरछी रेखा खींची, ये भी कार्बन को प्रदर्शित कर रहा है, ये भी कार्बन को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस कार्बन के तीनों हाइड्रोजन की व्यवस्थाएं किस तरीके से है, इसका एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर। ठीक है, अब हम इस कार्बन की बात करें तो देखिए इसका ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इन दोनों हाइड्रोजनों के बीच वाली स्थिति पर है। देखिए यानी इस तरीके से बीच वाली, मध्य वाली स्थिति पर है। इसी तरीके से इस हाइड्रोजन की बात करें, इस हाइड्रोजन की, तो इन दोनों हाइड्रोजन के बीच वाली स्थिति पर है। इसी तरीके से इस हाइड्रोजन की बात करें तो वो इन दोनों हाइड्रोजन की बीच वाली स्थिति पर है। ठीक है, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि एक कार्बन के जो 2 हाइड्रोजन हैं उनके बीच वाली स्थिति पर दूसरे कार्बन का हाइड्रोजन स्थित होता है। या हम इसे भी ऐसे भी बोल सकते हैं इसे कि भाई इस सांत्रित संरूपण में होता क्या है, जो हाइड्रोजन है, भाई दोनों कार्बनों के जो हाइड्रोजन हैं वो परस्पर अधिकतम दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, और देखिए बच्चों, इस ग्रसित रूप को सांत्रित रूप में बदला जा सकता है। यानी जो ग्रसित रूप है, अगर इस ग्रसित रूप के कार्बन कार्बन जो बंध है उसमें अगर घूर्णन होता है, 60 डिग्री का घूर्णन करवाया जाता है, तो यानी 60 डिग्री घुमाया जाता है, तो क्या होता है, हमें इस तरीके से सांत्रित रूप प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से ग्रसित रूप और सांत्रित रूप क्या है, एक दूसरे में बदलते रहते हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको आई कि ये हमने क्या किया, जो ग्रसित और असांत्रित संरूपण थे उन्हें हमने सोहार्स प्रक्षेपण सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया। और देखिए बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब देखिए न्यूमैन प्रक्षेपण। देखिए बच्चों, अब हम न्यूमैन प्रक्षेपण के बारे में बात करेंगे। देखिए इस प्रक्षेपण में अणु को सामने से देखा जाता है। समझे बच्चों, इस प्रक्षेपण में क्या होता है, जो भी अणु है, मान लीजिए हम एथेन के अणु की बात करें तो उसे सामने से देखा जाता है, और आँख के पास वाले कार्बन को एक बिंदु द्वारा दिखाया जाता है, और उससे जुड़े 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को 120 डिग्री कोण पर खींची 3 रेखाओं के सिरों पर लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। समझिए बच्चों, होता क्या है, मान लीजिए हम यहाँ पे एथेन की बात करें, मान लीजिए हम इस एथेन अणु की बात कर रहे हैं, और मान लीजिए इस कार्बन की तरफ से, यानी मैं इसको सामने से देख रही हूँ, इस अणु को मैं सामने की तरफ से देख रही हूँ, यानी ये कार्बन क्या है, मेरी आंखों के सामने है। तो इस कार्बन को मैं बिंदु के द्वारा प्रदर्शित करूंगी, और इससे जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन को, देखिए जो समझिए, इससे जुड़े 3 हाइड्रोजन को मैं इस तरीके से 3 सीधी रेखाएं खींच के प्रदर्शित करूंगी। आ रहा है समझ में? भाई ये जो कार्बन है, मान लीजिए मैंने इस अणु को सीधे देखा, यानी सामने से इस कार्बन की तरफ से मैं अणु को देख रही हूँ, तो जो मेरे आँख के पास वाला कार्बन है इसको मैंने एक डॉट के द्वारा, बिंदु के द्वारा प्रदर्शित किया, और ये उससे जुड़े हुए क्या हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए। और देखिए इनके बीच में, इन तीनों के बीच में कितने डिग्री का कोण है, 120 डिग्री का। ठीक है, आगे देखिए, पीछे वाले कार्बन को एक वृत्त द्वारा दर्शाते हैं। और देखिए बच्चों, जो ये पीछे वाला कार्बन है इसे इस तरीके से एक वृत्त के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वृत्त किसे प्रदर्शित कर रहा है, पीछे वाले कार्बन को। ठीक है, तथा इसमें आबंधित हाइड्रोजन परमाणुओं को वृत्त की परिधि से परस्पर 120 डिग्री के कोण पर स्थित 3 छोटी रेखाओं से जुड़े हुए दिखाया जाता है। और देखिए बच्चों, यहाँ पे इस कार्बन से जुड़े हुए जो 3 हाइड्रोजन हैं उन्हें इस वृत्त की परिधि से, देखिए समझे, यहाँ पर वृत्त की परिधि से निकलते हुए, यानी आप इस तरीके से दिखा सकते हैं कि इस वृत्त से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम वृत्त से इस पीछे वाले कार्बन को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए बच्चों, छोटी रेखा के द्वारा, समझे, यहाँ पे
इस तरीके से छोटी रेखा के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। समझे बच्चों? इस डायग्राम को समझने की कोशिश करना। तो देखिए बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो आगे वाले, देखिए बच्चों, जो ये हाइड्रोजन है, देखिए मैं यहाँ पे गोला करके आपको समझा रही हूँ, ये वाले जो हाइड्रोजन है ये तो इस आगे वाले कार्बन के 3 हाइड्रोजन है, और ये जो 3 हाइड्रोजन है ये पीछे वाले कार्बन से जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, और देखिए बच्चों, पीछे वाले कार्बन से जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन को हम डॉट डॉट करके, यानी जो हमारी डॉट डॉट करके जो लाइन बनाते हैं उससे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी हम इसे इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। देखिए बच्चों, समझिएगा, यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये मैंने वृत्त बनाया, और अब डॉट डॉट करके, देखिए इस तरीके से डॉट डॉट करके भी मैं दिखा सकती हूँ। ये डॉट डॉट है बेटा, ये डॉट डॉट करके जो लाइन बनती है इस तरीके से भी मैं इसको प्रदर्शित, ये डॉट डॉट है, ये डॉट डॉट करके मैंने कटिंग वाली जो लाइन होती है ना, इस तरीके से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा न्यूमान प्रक्षेपण हो गया। और देखिए जो समझिए, न्यूमान प्रक्षेपण के द्वारा भी हम सांत्रित और ग्रसित दोनों रूपों को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, देखिए एथेन के न्यूमैन प्रक्षेपण, देखिए बच्चों इससे हम और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बच्चों, ये हमारे एथेन के न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र है, और इसे देखेंगे तो ये तो किसको प्रदर्शित करता है, ग्रसित को, ये तो ग्रसित संरूपण को प्रदर्शित कर रहा है, और ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, सांत्रित को। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर आप दोनों को ध्यान से देखोगे तो देखिए, अगर सबसे पहले हम इस ग्रसित की बात करते हैं। देखिए इस तरीके से दर्शाने का तरीका न्यूमैन प्रक्षेपण कहलाता है, और ये क्या है, ग्रसित है, जिसमें देखिए बीच में ये कार्बन है, आगे वाला कार्बन है, आगे वाले कार्बन से जुड़े हुए ये 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन आगे वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं। ये जो वृत्त है, ये जो वृत्त है, ये वृत्त पीछे वाले कार्बन को प्रदर्शित कर रहा है, और देखिए जो डॉट डॉट करके आपको ये 3 हाइड्रोजन प्रदर्शित किए जा रहे हैं, ये तीनों हाइड्रोजन पीछे वाले कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन है। ठीक है, 3 हाइड्रोजन है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या है, पास पास, यानी हम ये बोल सकते हैं कि आगे वाले कार्बन के और पीछे वाले कार्बन के जो हाइड्रोजन परमाणु है वो बहुत पास पास है, या हम बोल सकते हैं निकटवर्ती स्थितियों पर है, पास पास वाली स्थितियों पर है, यानी इनके बीच में जो द्वितल कोण है वो कितना है, 0 डिग्री का है। तो ये क्या हो गया, ग्रसित रूप हो गया। सांत्रित रूप की अगर आप बात करेंगे तो देखिए ये आगे वाला कार्बन है, ये आगे वाले कार्बन से जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन हैं, ये जो वृत्त है ये वृत्त पीछे वाले कार्बन को प्रदर्शित कर रहा है, और ये 3 हाइड्रोजन क्या है, पीछे वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं। और देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आगे वाले कार्बन, देखिए आगे वाले कार्बन क्या हाइड्रोजन और ये पीछे वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन है, इनके बीच में अधिकतम दूरी है, यानी अधिकतम दूरी पर स्थित है। और देखिए जो एक चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि आगे वाले कार्बन के जो 2 हाइड्रोजन हैं उनके मध्यवर्ती स्थिति पर पीछे वाले कार्बन का हाइड्रोजन स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सांत्रित रूप और अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये हो गए हमारे ग्रसित और सांत्रित रूप, और ये दर्शाने का तरीका क्या हो गया, न्यूमैन प्रक्षेपण। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से क्या होता है, एथेन के संरूपण बनते हैं, और संरूपण कई बनते हैं, यानी असंख्य संरूपण बनते हैं, जिनमें से 2 ही संरूपण मुख्य होते हैं, ग्रसित और सांत्रित। और इनको दर्शाने के 2 ही तरीके होते हैं, एक तो हमने पढ़ा सोहार्स प्रक्षेपण सूत्र, और दूसरा हमने पढ़ा न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र, और ये आपको समझ में आया होगा। देखिए बच्चों, इनको आप अच्छे से तैयार करिए, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए आगे, देखिए अब देखिए संरूपणों का आपेक्षिक स्थायित्व। देखिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमने ये संरूपण पढ़े हैं इनके आपेक्षिक स्थायित्व क्या होता है, यानी कौन ज़्यादा स्थायी होता है और कौन कम। तो ध्यान दीजिएगा, एथेन के सांत्रित रूप में कार्बन हाइड्रोजन आबंध के इलेक्ट्रॉन अभ्र एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होते हैं। हमने पढ़ा था ना भाई, सांत्रित में क्या होता है, जो कार्बन हाइड्रोजन आबंध के इलेक्ट्रॉन अभ्र होते हैं वो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होते हैं, अतः उनमें न्यूनतम प्रतिकर्षण बल होता है। तो क्या होगा, न्यूनतम प्रतिकर्षण बल होगा, जिससे अणु की न्यूनतम ऊर्जा तथा अधिकतम स्थायित्व होता है। तो देखिए तो समझे यहाँ पर कि जो सांत्रित रूप होता है, यह हम बोल सकते हैं जो सांत्रित संरूपण होता है वो अधिक क्या होता है, स्थायी। आगे देखिए, जब सांत्रित को ग्रसित रूप में परिवर्तित करते हैं तब कार्बन हाइड्रोजन आबंध के इलेक्ट्रॉन अभ्र एक दूसरे के इतने निकट होते हैं कि उनके इलेक्ट्रॉन अभ्रों के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। अब देखिए ग्रसित को समझिए। देखिए बच्चों, ग्रसित में क्या होता है, जब कार्बन हाइड्रोजन आबंध के इलेक्ट्रॉन अभ्र एक दूसरे के पास आ जाते हैं, निकटवर्ती होते हैं, जिससे उनके अभ्रों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। आगे देखिए, इस बढ़े हुए प्रतिकर्षी बल को दूर करने के लिए अणु में कुछ अधिक ऊर्जा निहित होती है।
इसीलिए इसका स्थायित्व कम हो जाता है। तो देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, ये आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रसित रूप है उसका स्थायित्व कम होता है, सांतरित रूप का स्थायित्व ज़्यादा होता है। और कारण क्या है कि ग्रसित रूप में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन आबंध के जो इलेक्ट्रॉन अभ्र होते हैं वो एक दूसरे के पास होते हैं, जिससे उनमें प्रतिकर्षण होता है, या हम बोल सकते हैं कि उनकी अधिकतम ऊर्जा होती है, और अधिकतम ऊर्जा होने के कारण उनका स्थायित्व क्या होता है, कम। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब है कि ग्रसित रूप का स्थायित्व कम होता है और सांतरित का स्थायित्व ज़्यादा होता है। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन अभ्र के मध्य प्रतिकर्षी अन्योन्य क्रिया जो संरूपण के स्थायित्व को प्रभावित करती है मरोड़ी विकृति कहलाती है। समझे बच्चों, भाई इलेक्ट्रॉन अभ्रों के मध्य जो प्रतिकर्षी क्रिया होती है जो कि क्या करती है, संरूपण के स्थायित्व को प्रभावित करती है, क्या कहलाती है, मरोड़ी विकृति। और देखिए, मरोड़ी विकृति का परिणाम कार्बन कार्बन एकल बंध के घूर्णन कोण पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, घूर्णन कोण पे। आगे देखिए, इस कोण को द्वितल कोण या मरोड़ी कोण कहते हैं। और देखिए बच्चों, एथेन के सभी समरूपणों में मरोड़ी कोण सांतरित रूप में न्यूनतम तथा ग्रसित रूप में अधिकतम होता है। यानी क्या होता है, एथेन के जितने भी संरूपण है उसमें मरोड़ी कोण क्या होता है, सांतरित रूप में तो न्यूनतम होता है, ठीक है। और अगर हम ग्रसित रूप की बात करें तो ग्रसित रूप में जो मरोड़ी कोण होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। और देखिए तो यहाँ पे समझ लीजिए इस चीज को। देखिए मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि द्वितल कोण क्या होता है। मैं आपको ये जो हम लोगों ने अभी हमने एथेन के जो समरूपण पढ़े हैं, भाई हमने एथेन के जो समरूपण पढ़े हैं तो उसमें न्यूमैन प्रक्षेपण के द्वारा मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो मरोड़ी कोण है या द्वितल कोण है ये क्या होता है। तो देखिए तो समझिए यहाँ पे, देखिए जो ये तो क्या हो गया, न्यूमैन प्रक्षेपण हो गया एथेन का, और ये ग्रसित रूप है, ठीक है। और ये देखिए ये मैं बना रही हूँ सांतरित रूप, समझिए यहाँ पे ये ग्रसित रूप हो गया और ये मैं क्या बना रही हूँ, सांतरित रूप बना रही हूँ, ये सांतरित रूप हो गया, ठीक है। एथेन के ये क्या हो गए, न्यूमैन प्रक्षेपण हो गए, यानी एथेन के संरूपण हो गए, ये हो गया ग्रसित और ये क्या हो गया, सांतरित, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो देखिए इनके बीच में, यानी इनके बीच में जो ये कोण है, ये कोण है, इनके बीच में जो कोण है इसे ही हम क्या कहते हैं, द्वितल कोण। क्या बोलते हैं, इसे ही हम द्वितल कोण बोलते हैं या घूर्णन कोण भी बोल सकते हैं। और देखिए तो यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, भाई ग्रसित रूप है, ठीक है, ग्रसित रूप है। इस ग्रसित रूप में कार्बन कार्बन जो अक्ष है, जो कार्बन कार्बन सिंगल बंध है, एकल बंध है, उस अक्ष पे घूर्णन से जो ग्रसित रूप है वो सांतरित रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यानी ग्रसित रूप को सांतरित रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और देखिए इस दौरान यानी घूर्णन कोण, भैया जो घूर्णन करेंगे तो घूर्णन कोण के आधार पर, या हम बोल सकते हैं कि इनके घूर्णन के आधार पर वहाँ पे असंख्य संरूपण बनते हैं। समझिए बच्चों, यहाँ पे असंख्य संरूपण बनते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दो ही संरूपण मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है या जो मुख्य होते हैं। एक तो होता है ग्रसित और एक सांतरित। तो देखिए बच्चों, हम जो ग्रसित संरूपण है, ग्रसित संरूपण को अगर हम 60 डिग्री से घुमाते हैं, यानी कार्बन कार्बन अक्ष पे अगर 60 डिग्री पे घुमाते हैं तो किस में बदल जाता है, वो सांतरित रूप में बदल जाता है। तो ये हो गया ग्रसित और ये हो गया सांतरित, और ये इनके बीच का क्या हो गया, द्वितल कोण हो गया, या जिसे घूर्णन कोण भी कह सकते हैं। और देखिए जो एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जो ग्रसित और सांतरित जो संरूपण होते हैं इन्हें हम पृथक नहीं कर सकते हैं, यानी ये जो रूप है ये एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, यानी इन्हें आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? तो ये बात आपको समझ में आई। तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने एल्केन के संरूपण के बारे में पढ़ लिया है, और देखिए यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, आप इन्हें अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है। और अब आने वाले वीडियो में हम लोग एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।